हेलो माय डियर स्टूडेंट, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक आयनिक इक्विलिब्रियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। बच्चों आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है। ठीक है बच्चों, ये प्रिंसिपल क्या है ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जैसे कॉमन आयन इफेक्ट है, जैसे बफर सोल्यूशन है बच्चों, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स में हम लोग इस प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, क्योंकि आने वाला सारा क्लास जो है इस प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू इट, if a system at equilibrium is subjected to change in concentration, temperature, pressure, then equilibrium will be shifted in that direction in which the change of effect is diminished या नलीफाई वर्ड भी यूज किया जाता है या रिड्यूस हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, चलो इसको जरा समझते हैं। ये प्रिंसिपल बच्चों ये कहता है कि जैसे अगर कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर उस इक्विलिब्रियम में अगर हम कंसंट्रेशन को, टेम्परेचर और प्रेशर, अगर इसमें से किसी भी फैक्टर को अगर चेंज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होने के बाद फिर वो अपने आप को रीएडजस्ट करेगा। और रीएडजस्ट किस ढंग से करेगा? रीएडजस्ट इस ढंग से करेगा कि वो जो इफेक्ट जो आपने चेंज किया है वो इफेक्ट क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, इफेक्ट नलीफाई हो जाए, इफेक्ट खत्म हो जाए। उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में वो इफेक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो बच्चों इस ली चैटेलियर प्रिंसिपल को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम रिएक्शन के कंसंट्रेशन को अगर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हम इक्विलिब्रियम पे अगर टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ेगा, वेदर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चों हम लोग इसमें अलग अलग टॉपिक में इस ली चैटेलियर प्रिंसिपल को समझते हैं। बच्चों समझ में आ गया क्या है ली चैटेलियर प्रिंसिपल? ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल सिर्फ यही कहता है कि अगर हम इक्विलिब्रियम पर अगर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर ये सब अगर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है और इक्विलिब्रियम अपने आप को रीएडजस्ट करता है। और रीएडजस्ट करेगा किस डायरेक्शन में रीएडजस्ट करेगा? जिधर वो चेंज क्या हो जाए, चेंज वो खत्म हो जाए, डिमिनिश्ड हो जाए, नलीफाई हो जाए, उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अपने आप को रीएडजस्ट करता है। बच्चों ये जो सारे जो पॉइंट्स अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको धीरे धीरे सभी क्लियर हो जाएंगे। हम लोग इसको पहले कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग प्रेशर को डिस्कस करेंगे, और फिर इक्विलिब्रियम पर अगर हम कोई इनर्ट गैस ऐड कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज होता है। इन सारे पॉइंट्स को बच्चों हम इस टॉपिक के अंदर अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो हम लोग पहला इफेक्ट डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। बच्चों ये फर्स्ट इफेक्ट, अगर इक्विलिब्रियम पे अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर क्या असर होगा। ठीक है बच्चों, ये केस नंबर 1 मान लेते हैं बच्चों, कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। बच्चों यहाँ R किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? रिएक्टेंट को। T किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा बच्चों, अगर मैं इस रिएक्शन में अगर मैं रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा दूंगा, मान लो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है अभी, ठीक है, इक्विलिब्रियम मीन्स क्या? इक्वल हो चुका है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फिक्स हो चुका है। अब रिएक्शन में कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दूंगा, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में हम क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं। सपोज करो कि अगर मैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा दूंगा तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? जिधर रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा। तो रिएक्टेंट का अमाउंट किस डायरेक्शन में घट रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट का अमाउंट घट रहा है। बच्चों रिएक्टेंट हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है?
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर बच्चों हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। अब आप हमको बताओ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किस डायरेक्शन में घट रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा बच्चों देखो, बैकवर्ड डायरेक्शन में तो रिएक्टेंट और बन रहा है, प्रोडक्ट टूटकर प्रोडक्ट डिसइंटीग्रेट करके रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो हमको तो रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जी प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा। तो रिएक्टेंट का अमाउंट किस डायरेक्शन में घट रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में घट रहा है। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि इस टॉपिक में आपको ये ध्यान रखना है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीजेज then equilibrium will be shifted in forward direction। बच्चों आपको समझ में आ रहा है, अगर हम रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम बच्चों किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर रिएक्टेंट का अमाउंट घट रहा है। तो रिएक्टेंट का अमाउंट तो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में घट रहा है तो इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर बच्चों मैं रिएक्टेंट का अमाउंट घटा देता हूँ, ये तो अभी मैंने आपको बताया जब बढ़ा देते हैं तो इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया। अगर मैं रिएक्टेंट का अमाउंट घटा दूंगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा। रिएक्टेंट का अमाउंट किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो बच्चों क्लियर है, रिएक्टेंट का अमाउंट बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, हमारा प्रोडक्ट डिसइंटीग्रेट होकर रिएक्टेंट बना रहा है। ठीक है। तो इसी तरह हम इसमें लिख सकते हैं कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is decreases then equilibrium will be shifted in backward direction। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको। तो ये तो बच्चों हो गया रिएक्टेंट के अमाउंट में। अच्छा सपोज करो अगर मैं प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाऊंगा तो अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जी प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जिधर प्रोडक्ट का अमाउंट घट रहा है। प्रोडक्ट का अमाउंट यहाँ किस डायरेक्शन में घट रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका प्रोडक्ट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट टूट कर रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। तो अगर आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे बच्चों इक्विलिब्रियम पे, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, if the concentration of product is increases then equilibrium will be shifted in backward direction। क्लियर है बच्चों। और if the concentration of प्रोडक्ट इज डिक्रीजेज, अगर बच्चों मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट घटा दूं तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अब हमको बताओ बच्चों प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, वही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीजेज देन इक्विलिब्रियम will be shifted in forward direction। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको। ये बच्चों हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम। बच्चों इस ली चैटर्जी प्रिंसिपल मैंने आपको क्या बताया था, हम कंसंट्रेशन के इफेक्ट को देखेंगे, फिर हम किसका इफेक्ट देखेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, फिर हम लोग प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे, एंड देन हम लोग इक्विलिब्रियम पर इनर्ट गैस अगर हम ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम में क्या चेंजिंग होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है, तो बच्चों ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट बच्चों जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, केस नंबर 2, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का बच्चों अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर क्या असर होगा। ठीक है,
अच्छा बच्चों, इस चीज़ को समझने के से पहले, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप होता है। प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज करता है। प्रेशर और वॉल्यूम में बच्चों इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा, और अगर प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर इन सारी बातों को डिस्कस करूँगा, ठीक है। अच्छा मान लो बच्चों, अगर इक्विलिब्रियम पर कोई सिस्टम है, इक्विलिब्रियम में है, जैसे ये R2P, ये इक्विलिब्रियम में है बच्चों। जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है ना, इस हम गैसियस सब्सटेंस के केस में जनरली अप्लाई होता है। अगर हमारा जो रिएक्शन है, रिएक्शन में जो भी हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, अगर वो गैसियस सिस्टम में है तो उस केस में हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर को समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, सोचो तुम, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा। तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बच्चों, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है। फिर से इसको समझो बच्चों, अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर को अगर मैं बढ़ाता हूं, ठीक है, तो प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम जब घटेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों इंक्रीज कर जाएगा। नहीं, जो भी रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो पर यूनिट वॉल्यूम तो बच्चों इंक्रीज कर जाएगा। तो उस केस में बच्चों इक्विलिब्रियम आपका किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो बच्चों, कम होगा। जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कम होगा, आपका इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। इसको बच्चों एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करो कि ये PCl5 है, इट विल डिसोसिएट इनटू PCl3 प्लस Cl2। अच्छा बच्चों देखो, ये रिएक्टेंट साइड में कितने मोल्स हैं, 1 मोल है। प्रोडक्ट साइड में बच्चों कितने मोल हैं, 2 मोल है। ध्यान से सुनो बच्चों, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा, प्रेशर को बढ़ाने से क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम डिक्रीज करता है। वॉल्यूम डिक्रीज करने से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स इज डिक्रीजेज। तो बच्चों यहाँ रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 1 मोल है। प्रोडक्ट साइड में कितने मोल है, देखो बच्चों इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, 1 + 1 कितने मोल्स है, यहाँ 2 मोल है। तो बच्चों हमने क्या बताया कि अगर प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों बढ़ जाता है। तो इक्विलिब्रियम आपका उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होगा। तो इस केस में बच्चों इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है, इधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो बच्चों हो गया प्रेशर बढ़ाने से। सपोज करो अगर हम प्रेशर को घटा देते हैं, तो अगर हमें प्रेशर को घटाऊंगा, प्रेशर घटाने से बच्चों क्या होता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेज। तो इस रिएक्शन के केस में नंबर ऑफ मोल्स बच्चों प्रोडक्ट साइड में इंक्रीज कर रहा है, सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको बच्चों मैं इसको समझा रहा हूँ, इसको मैं नोट करा रहा हूँ, इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या होगा बच्चों कि इफ प्रेशर इज इंक्रीजेज, अगर हम प्रेशर को बच्चों इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, समझो ध्यान से बच्चों, तो हमारा वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम इज डिक्रीजेज। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा बच्चों तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, ये इंक्रीज कर जाएगा। देखो बच्चों ध्यान से समझो, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देन इन सच केस इक्विलिब्रियम आपका किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in that direction in which number of moles is decreases। बच्चों ली चैटर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में, जिस साइड में नहीं आप चेंज कर रहे हो, इक्विलिब्रियम जस्ट उसके अपोजिट साइड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों इंक्रीज कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में तो 2 मोल्स है, रिएक्टेंट साइड में क्या है बच्चों, 1 मोल है। तो इस केस में बच्चों इक्विलिब्रियम आपका कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बच्चों। ये तो हमने देखा बच्चों अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तब। सपोज करो कि इफ प्रेशर इज डिक्रीजेज, अगर बच्चों हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा बच्चों, प्रेशर के डिक्रीज करने से क्या होगा, हमारा वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो वॉल्यूम इज इंक्रीजेज, और अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज डिक्रीजेज। और तो बताओ बच्चों इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहा है। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स इज इंक्रीजेज। ठीक है बच्चों, तो इस केस में बताओ हमको इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा बच्चों, क्योंकि मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया आपको। बच्चों ये जो प्रिंसिपल है इसका यूज मैं किसी दूसरे रिएक्शन पर भी आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, इस रिएक्शन में तो क्लियर हो गया। चलो एक दूसरा रिएक्शन लेके हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों। N2 + 3H2 = 2NH3। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन भी मेरा गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। अब हमको बताओ बच्चों इस केस में अगर यहाँ प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ, इफ प्रेशर इज इंक्रीजेज, प्रेशर को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम मेरा किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। फिर से मैं आपको इसको समझा रहा हूँ बच्चों, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम बच्चों किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है बच्चों, कम है। अब इस केस में देखो नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम है या बैकवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में बच्चों कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 2 मोल्स है। बैकवर्ड डायरेक्शन में बच्चों कितने नंबर ऑफ मोल्स है बच्चों, यहाँ पर देखो 1, नाइट्रोजन के 1 मोल्स और हाइड्रोजन के 3 मोल्स। यहाँ टोटल मोल्स कितने हैं बच्चों, 4 मोल्स है, जबकि यहाँ पर कितने मोल्स हैं हमारे, 2 मोल्स है। तो क्या होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन विच डायरेक्शन, इन विच नंबर ऑफ मोल्स इज डिक्रीजेज। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा, फिर से समझो बच्चों, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम मेरा घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम घटने से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों अगर इंक्रीज करेगा देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स इज डिक्रीजेज। तो नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बच्चों यहाँ 2 ही मोल्स है, तो इस केस में इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बच्चों इस केस में इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, यानी अगर आप प्रेशर को अगर आप बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने से क्या होगा बच्चों, अमोनिया का ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री में अगर आपको अमोनिया ज़्यादा बनाना है बच्चों तो आपको प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली बच्चों अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर देता हूँ, अगर मैं प्रेशर को घटा देता हूँ, अब सोचो बच्चों अगर हम प्रेशर को घटाएंगे, प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर कम करने से बच्चों वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों डिक्रीज कर जाएगा। उस केस में इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ मोल्स बच्चों हमारा ज़्यादा किस डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, विल बी शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस केस में बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाने से क्या होगा बच्चों, आपका अमोनिया डिसइंटीग्रेट होकर क्या बनाने लगेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगर आपको ज़्यादा हाइड्रोजन बनाना है, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन ज़्यादा बनाना है, तो आपको बच्चों प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। अगर आपको अमोनिया ज़्यादा बनाना है तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इस ली चैटर्जी प्रिंसिपल का हमारा केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया मेरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। चलो अगला हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
केस नंबर 3, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पर क्या असर होगा। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग 2 केस में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। इन केस ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन, बच्चों इंडोथर्मिक रिएक्शन तो आप जानते होंगे, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। जैसे ये रिएक्टेंट है, ये हीट को एब्जॉर्ब करके बच्चों हमारा बनाया प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक रिएक्शन है, हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इस प्रोसेस में हीट बच्चों एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है बच्चों, जिसमें रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। और ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन है, जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है तो हीट हमारा रिलीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर एक इंडोथर्मिक होता है तो दूसरा एक्सोथर्मिक होता है। मान लो अगर फॉरवर्ड हमारा यहाँ इंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड हमारा एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, अब बच्चों सोचो कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ, सपोज करो कि मैं यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, बच्चों इंक्रीज के लिए मैं ये साइन यूज कर रहा हूँ। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या बच्चों, मैं इस रिएक्शन को हीट सप्लाई कर रहा हूँ। हीट अगर मैं इसको दूंगा तो बताओ बच्चों, हीट अगर मैं इसको सप्लाई करूंगा तो ये जो हीट जो मैंने इसमें ऐड किया है तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जिधर हीट खत्म हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एब्जॉर्ब तो बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बच्चों, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमारा इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बच्चों इंडोथर्मिक के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया बच्चों? फिर से मैं आपको इसको समझा रहा हूँ बच्चों। क्या हुआ कि बच्चों अगर मैं इसको हीट दे रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट ऐड करना, हीट सप्लाई करना। अगर मैं इसको हीट दूंगा तो ली चैटर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर हीट खत्म हो रहा है। तो यहाँ तो हीट मैं ऐड कर रहा हूँ, तो खत्म हीट किस डायरेक्शन में हो रहा है बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्टर यहाँ जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है इसमें हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। अच्छा, अगर बच्चों मैं टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करूंगा, अगर घटाऊंगा तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसको मैं समझाता हूं बच्चों। अगर मैं टेम्परेचर को घटाऊंगा, ठीक है, तो घटाऊंगा मतलब हीट को मैं यहां से निकाल रहा हूं, हीट यहां से निकल रहा है, तो क्या होगा, इस हीट को कम पूरा करने के लिए बच्चों क्या होगा, हमको हीट रिलीज होगा। हीट रिलीज किस डायरेक्शन में होता है बच्चों, प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है तो हीट रिलीज हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर इंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, एक्सोथर्मिक होगा। तो यहाँ से अगर हीट को आप निकालेंगे तो जितना हीट निकाले उतना हीट फिर प्रोड्यूस किस डायरेक्शन में हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन मेरा एक्सोथर्मिक है। इस केस में हीट रिलीज हो रहा है, जो भी आप हीट निकालोगे फिर हीट रिलीज होकर उस इक्विलिब्रियम को रीएडजस्ट कर लेगा। तो ये आपको ध्यान देना है बच्चों। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंडोथर्मिक के केस में इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इंडोथर्मिक के केस में इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। चलो अब हम लोग एक दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर 2, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों इस केस में क्या होता है, इस केस में बच्चों हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, हीट को हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। यहाँ बच्चों हीट रिलीज होता है, यहाँ पर बच्चों हीट एब्जॉर्ब हो रहा था, यहाँ पर हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। हमारा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है बच्चों ये एक्सोथर्मिक है और हमारा जो बैकवर्ड डायरेक्शन है ये हमारा इंडोथर्मिक है। अब आप बताओ हमको, अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, इस केस में बच्चों अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मतलब हीट में इसमें ऐड कर रहा हूं, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जिधर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हीट रिलीज हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज देन इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना है। और अगर आप टेम्परेचर को बच्चों अगर डिक्रीज करोगे देन इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग खासकर इसमें कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसको आपको अच्छे से समझना है। क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं एक्जोथर्मिक की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मीन्स हीट, मैंने इसको हीट इंक्रीज किया, हीट को मैंने सप्लाई किया, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जिधर हीट क्या हो रहा है बच्चों, खत्म हो रहा है। हीट क्या हो रहा है, हीट खत्म किस डायरेक्शन में हो रहा है बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हीट रिलीज ही हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मेरा हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी प्रोडक्ट मेरा डिसइंटीग्रेट होकर क्या बनाएगा, रिएक्टेंट बनाएगा। ठीक है, और अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूं तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जिधर हीट रिलीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज करना मतलब हीट डिक्रीज करना, हीट को मैं वहां से निकाल रहा हूं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर हीट रिलीज हो रहा है। तो हीट रिलीज किस डायरेक्शन हो रहा है बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन, चूंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन ही मेरा एक्सोथर्मिक है तो इसमें प्रोडक्ट ज्यादा आपका बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। तो आपको मैंने क्या बताया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंड द लास्ट वन इज बच्चों एक और टॉपिक इसमें डिस्कस करना है, इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। अगर बच्चों मैं इक्विलिब्रियम पर अगर कोई इनर्ट गैस ऐड कर दे रहा हूं तो इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ेगा। तो बच्चों इसको हम लोग दो हेडिंग में डिस्कस करते हैं। एट कांस्टेंट, अगर मैं वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट कर दे रहा हूं बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम करने का क्या मतलब, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है बच्चों, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम को अगर डिक्रीज कर दे रहा हूं तो डिक्रीज कर देने से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, तो उस केस में इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बच्चों, कम होते हैं। लेकिन बच्चों अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, नो चेंज एट इक्विलिब्रियम, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। बच्चों अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इक्विलिब्रियम में अगर आप इनर्ट गैस ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं होने जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक बच्चों हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए तो वॉल्यूम थोड़ा बहुत आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इनर्ट गैस ऐड करोगे और आपको प्रेशर को कांस्टेंट करना है तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने से नंबर ऑफ मोल्स पॉइंट वॉल्यूम तो डिक्रीज कर जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स पॉइंट वॉल्यूम अगर डिक्रीज करता है बच्चों तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होता है। ठीक है, व्हेन इनर्ट gas is added at equilibrium at constant pressure, then volume is increases। बच्चों इस प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए आपको वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा देन, वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा बच्चों, अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, देन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। देन इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन in which number of moles is increases। इक्विलिब्रियम आपका उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स बच्चों ज़्यादा होगा। चलो इसको एक एग्जांपल से बच्चों समझते हैं। जैसे मान लो ये PCl5 है, ये डिसइंटीग्रेट होके क्या बनाया, PCl3 प्लस Cl2। ठीक है बच्चों, इस केस में बच्चों आप ध्यान दो कि रिएक्टेंट साइड में तो 1 मोल है और प्रोडक्ट साइड में हमारा कितना मोल है, 2 मोल है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इनर्ट गैस इसमें ऐड कर रहा हूँ, इनर्ट गैस जब मैं ऐड करूँगा तो बच्चों अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा। तो वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो डिक्रीज कर जाएगा। तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में ज़्यादा है बच्चों, प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा है। देखो यहाँ 2 मोल है बच्चों, यहाँ 1 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल्स इधर ज़्यादा है, प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा है। सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो इन दिस केस, इस केस में बच्चों अगर मैं इफ इनर्ट गैस इज एडेड, अगर इसमें मैं इनर्ट गैस ऐड करता हूं देन इक्विलिब्रियम विल बी
शिफ्टेड इन विच डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये सारा बच्चों मेरा ली चैटरियर प्रिंसिपल हो गया। इसमें बच्चों एक टॉपिक कैटलिस्ट का भी इफेक्ट होता है। बच्चों कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं होता है, वो सिर्फ क्या करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है, इक्विलिब्रियम से उसको कोई मतलब नहीं है। तो दीज आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ली चैटरियर प्रिंसिपल। बच्चों मैंने क्या क्या डिस्कस किया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। ठीक है बच्चों, शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो बच्चों, इस प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसको छांटा है। क्वेश्चन है बच्चों कि फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन है, क्या है बच्चों, N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ठीक है बच्चों, इसका डेल्टा H का वैल्यू दिया हुआ है -93.6 किलो जूल पर मोल। बच्चों एक ऐसा रिएक्शन हो गया बच्चों, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम विल इंक्रीजेज, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 विल इंक्रीजेज at equilibrium number of moles of H2 at equilibrium, H2 at equilibrium will increases। अब बच्चों आपको कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीजेज, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बढ़ेगा। सेकेंड ऑप्शन वॉल्यूम इज डिक्रीजेज, वॉल्यूम को कह रहा है कि डिक्रीज करेंगे तब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बढ़ेगा। एक ऑप्शन कह रहा है कि आर्गन गैस इज एडेड, आर्गन गैस इज एडेड। और एक लास्ट ऑप्शन है बच्चों NH3 इज रिमूव्ड। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो इस पर हम लोग ली चैटरियर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। बच्चों हमारे सामने एक रिएक्शन है N2 + 3H2 = 2NH3। ठीक है, यहाँ डेल्टा H का वैल्यू दिया हुआ है। डेल्टा H का वैल्यू अगर डेल्टा H का साइन बच्चों का नेगेटिव होता है, बच्चों एक थर्मोडायनेमिकल टर्म है इंथैल्पी, जो आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो अगर इसका साइन अगर नेगेटिव होता है ना बच्चों, तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस केस में आपसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम विल इंक्रीजेज, यहाँ पर H2 का नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पर कब बढ़ेगा। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है बच्चों, इन चारों ऑप्शन को मैं इस पर अप्लाई करूंगा और आपको समझाऊंगा कि किस केस में हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों ये कह रहा है कि वॉल्यूम इज इंक्रीजेज। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, अगर वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स पॉइंट टू वॉल्यूम तो डिक्रीज कर जाता है। तो अब मैंने आपको डिस्कस किया, तो नंबर ऑफ मोल्स पॉइंट टू वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा बच्चों, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, कम होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स बच्चों किस डायरेक्शन में कम है, देखो यहाँ इधर रिएक्टेंट साइड में तो 4 मोल्स है, प्रोडक्ट साइड में मेरा 2 मोल्स है। तो इस केस में तो बच्चों हमारा इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम बढ़ाने से बच्चों क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हो गया हमारा, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में ज़्यादा है बच्चों, इधर बच्चों 4 मोल है और इधर 2 मोल है, यानी कि इक्विलिब्रियम हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम तो हाइड्रोजन ज़्यादा बनेगा। ठीक है, आपसे तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन कब ज़्यादा बनेगा, कब ज़्यादा बनेगा, जब रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो बच्चों ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे, फिर से समझो बच्चों, अगर वॉल्यूम को अगर हम बढ़ाते हैं, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा। तो इस केस में बच्चों नंबर ऑफ मोल्स बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो 2 ही मोल्स है, बैकवर्ड डायरेक्शन में 4 मोल है। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो आपको हाइड्रोजन का अमाउंट भी बढ़ेगा और नाइट्रोजन का अमाउंट भी बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है। अगर मैं बच्चों वॉल्यूम को डिक्रीज कर दूंगा तो वॉल्यूम यहाँ अगर डिक्रीज होगा तो हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इस केस में तो बच्चों अमोनिया और कंबाइन करके NH3 बनाएगा, यहाँ NH3 का अमाउंट बढ़ जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा आर्गन को अगर मैं ऐड करूंगा तो आर्गन को ऐड करने से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो दोनों डायरेक्शन वॉल्यूम तो सेम नहीं है,
तो ये आर्गन ऐड करने से बच्चों भी हमारा इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। मैंने इनर्ट गैस का केस मैंने आपको डिस्कस किया था। अच्छा, अगर मैं NH3 को रिमूव करता हूँ, अगर प्रोडक्ट को मैं रिमूव करूँगा तो इक्विलिब्रियम हमारा फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। क्योंकि क्या रूल कहता है लीचेटरी प्रिंसिपल, अगर प्रोडक्ट का अमाउंट अगर आप घटाओगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर प्रोडक्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा किस डायरेक्शन में बन रहा है बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है। सो हमारा ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपका हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स तभी बढ़ेगा जब आप इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों यह कह रहा है कि इन विच केस इज द प्रोडक्ट of formation favored by decrease in temperature। चलो बच्चों इसमें क्वेश्चन है, कुछ इसमें ऑप्शन है आपके सामने। एक ऑप्शन है बच्चों N2 + O2 = 2NO। एक ऑप्शन है बच्चों 2CO2 = 2CO + O2। बच्चों एक ऑप्शन है H2 + I2 = 2HI। और हमारा एक ऑप्शन है H2 + F2 = 2HF। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सामने 4 ऑप्शन है। बच्चों इन सबका डेल्टा H का वैल्यू भी दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चों इसका वैल्यू है +181 किलो जूल पर मोल। यहाँ बच्चों इसका वैल्यू है +566 किलो जूल पर मोल। इसका वैल्यू है बच्चों -9.4 किलो जूल। और इसका वैल्यू है आपका -41541 किलो जूल। ठीक है बच्चों, अब आपसे इसमें कुछ ऑप्शन दे रखा है बच्चों। ठीक है, इसके ए में कह रहा है बच्चों कि 1 और 2 आप ऑप्शन सही है। बी में कह रहा है सिर्फ सेकेंड ऑप्शन सही है। सी में कह रहा है बच्चों कि 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन सही है। और डी में बच्चों कह रहा है ओनली 3 और 4। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन विच केस इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन फेवर्ड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो किस केस में बच्चों फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है फेवर करेगा। ठीक है, इन विच केस इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन फेवर्ड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा बच्चों, डिक्रीज इन टेम्परेचर का केस किस केस में फेवर करेगा। चलो इंडोथर्मिक के केस में मैंने आपको क्या बताया था। इंडोथर्मिक के केस में आप सोचो, इंडोथर्मिक के केस में क्या होता था, अगर मैं टेम्परेचर को अगर मैं डिक्रीज करूँगा, ठीक है, टेम्परेचर को डिक्रीज करने का मतलब हीट को मैं वहाँ से रिमूव करूँगा, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो इंडोथर्मिक तो इक्विलिब्रियम हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो ये तो प्रोडक्ट को फेवर नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको देखना है बच्चों कि जो भी इसमें इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये इंडोथर्मिक, देखो बच्चों यहाँ डेल्टा H का साइन प्लस है, यहाँ भी डेल्टा H का साइन प्लस है, ये हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा। यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को फेवर नहीं करेगा बच्चों, ये रिएक्टेंट के प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को फेवर करेगा। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को किस में फेवर किया जाएगा बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। और एक्सोथर्मिक के लिए हमारा ऑप्शन कौन है, 3 और 4 है। एक्सोथर्मिक में ही बच्चों अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, मान लो ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। बच्चों एक्सोथर्मिक के केस में हीट को हम लोग राइट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बच्चों अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूँ, सोचो अगर टेम्परेचर को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर डिक्रीज करने का क्या मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हीट को मैं निकाल रहा हूँ, हीट यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो हीट जब रिमूव होगा तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जिस डायरेक्शन में हीट रिलीज हो रहा है। तो हीट रिलीज किस डायरेक्शन में हो रहा है बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बच्चों ये जो आप देख रहे हो ना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड डायरेक्शन इंडोथर्मिक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट रिलीज हो रहा है, देयरफॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। तो आपका ये जो ऑप्शन 3 और 4 है, ये डी में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ली चैटरियर प्रिंसिपल से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं।
बच्चों एक और क्वेश्चन है मेरे सामने, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर्ड, इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर्ड बाय लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। बच्चों इसमें दो दो ऑप्शन है, चलो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया। इसमें बच्चों एक ऑप्शन कह रहा है, ए में कह रहा है बच्चों जो रिएक्शन है वो है CO2 प्लस C इजिकल टू 2CO2। बच्चों यहाँ कार्बन हमारा सॉलिड है और CO2 हमारा जानते हैं गैस होता है। ठीक है बच्चों, इस केस में डेल्टा H का वैल्यू दिया हुआ है 172.5 किलो जूल। बच्चों एक और रिएक्शन है CO प्लस 2H2 इजिकल टू CH3OH, अल्कोहल बन रहा है बच्चों। इस केस में डेल्टा H का वैल्यू है -21.7 किलो जूल। एक और रिएक्शन है बच्चों 2O3 इजिकल टू 3O2 और इस केस में डेल्टा H है बच्चों -285 किलो जूल। और एक और ऑप्शन है बच्चों H2 प्लस F2 इजिकल टू 2HF और यहाँ पर हमारा डेल्टा H है -541 किलो जूल। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों हमारे सामने ये चार ऑप्शन हैं। अब हमको देखना है बच्चों कि किस केस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फेवर्ड किया जाएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर्ड। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ है, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम लोग लो प्रेशर पे देखते हैं। क्या मैंने देखा था लो प्रेशर पे, याद करो बच्चों। मान लो ये रिएक्शन है हमारा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ध्यान से सुनो बच्चों। तो अगर प्रेशर लो है, प्रेशर को अगर मैं बच्चों लो कर दे रहा हूँ तो प्रेशर लो होने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा। फिर से समझो बच्चों, अगर मैं प्रेशर को लो करता हूं बच्चों, यहाँ फर्स्ट कंडीशन है लो प्रेशर। लो प्रेशर से क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाने से क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, रिएक्टिंग सब्सटेंस का डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा। तो चलो इन चारों केस में देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स किस डायरेक्शन में ज़्यादा है। यहाँ पर देखो बच्चों, एक चीज़ ध्यान देना, अगर कोई सॉलिड प्योर सॉलिड होता है ना बच्चों, तो इसके कंसंट्रेशन को यहाँ, इसके नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों गैस के यहाँ कितने मोल्स है, 1 मोल्स है, और यहाँ गैस से कितने मोल्स है, 2 मोल्स है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहा है, तो ये लो प्रेशर को फेवर कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए हो सकता है। और नंबर ऑफ मोल्स कहाँ बढ़ रहा है बच्चों, यहाँ तो 3 है, यहाँ 1 है, तो ये तो नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ए हो सकता है। और चलो यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ये दोनों गैस ही हैं बच्चों, तो यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। तो आपका ए और सी में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। यहाँ देखो बच्चों, इधर भी 2 मोल है, इधर भी 2 मोल है। तो बच्चों आपका बी और डी ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे सामने अब 2 ऑप्शन आ गए, एक ए आ गया और एक सी आ गया, चूंकि इस दोनों के केस में हमारा प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है। तो अब हमको देखना है कि अब लो प्रेशर टेम्परेचर पे देख लेते हैं। लो टेम्परेचर पर बच्चों प्रोडक्ट किस में फेवर किया जाता है, याद करो। लो टेम्परेचर पर मैंने आपको क्या दिखाया था, एक्सोथर्मिक के रिएक्शन में फेवर किया जाता है। चलो फिर से समझते हैं बच्चों। अगर टेम्परेचर को मैं लो करूंगा, यहाँ ध्यान दो बच्चों, अगर टेम्परेचर लो होगा और सपोज करो बच्चों कि अगर ये मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक में बच्चों हीट हमारा राइट साइड में होता है, तो टेम्परेचर लो करने से, ठीक है, टेम्परेचर अगर कम करेंगे बच्चों, यानी यहाँ से हीट को मैं निकाल रहा हूँ, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा बच्चों जिस डायरेक्शन में हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो हीट हमारा किस डायरेक्शन में रिलीज हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बच्चों यहाँ एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये इंडोथर्मिक है। प्रोडक्ट और हीट मिलकर तब रिएक्टेंट बनाएगा, तो ये इंडोथर्मिक, बट फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक। तो अगर टेम्परेचर को कम करेंगे, मीन्स हीट को अगर निकाल रहे हैं, हीट को कम कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में हीट रिलीज हो रहा है। तो हीट रिलीज बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, चूंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन मेरा एक्सोथर्मिक है। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पर डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये केस यहाँ काम नहीं करेगा। क्योंकि प्रोडक्ट अगर आपको टेम्परेचर लो करना है और प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है, तो केस हमारा कौन होगा, एक्सोथर्मिक का केस होगा। और एक्सोथर्मिक का केस बच्चों यहाँ है, डेल्टा एच का साइन क्या है यहाँ बच्चों, निगेटिव है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ली चैटरियर प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। शायद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।